हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और अब सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी शोर शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर ये प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार 18 विधायक एक साथ अगर ये प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा और मतदान के लिए समय तक करना होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव देगी। विपक्ष की मांग है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और सभी विधायकों को बोलने का पूरा वक्त मिले। हुड्डा ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को सदन में शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक, माइनिंग जैसे तमाम घोटालों पर जवाब देना होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के सामने मुद्दों का अंबार लगा हुआ है, इसलिए इस बार के सत्र से में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। बजट सत्र की अवधि कार्य सलाहकार समिति तय करेगी। समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। कार्य के हिसाब से विचार विमर्श कर सत्र की कुल बैठकों पर मुहर लगाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रश्नों का ड्रॉ निकाला गया है। प्रश्नकाल में प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। 10 से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं। गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी के बीच चला आ रहा विवाद भी सदन में गूंज सकता है। विज डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ है और दिल्ली तक विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में उठा सकती है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी देने पर आभार जताया। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक और विधायक जोगीराम सेहाग भी मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार बिल की मंजूरी युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा में भी राज्यपाल का आभार जताएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर साफ स्टैंड है। सरकारी नौकरियों में इस तरह का आरक्षण संविधान के मुताबिक संभव ही नहीं है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंचकुला सेक्टर 2 स्थित बीजेपी कार्यालय में ग्राम प्रमुखों से मुलाकात की। इस मौके पर 51 ग्राम प्रमुखों ने कृषि कानून के समर्थन में ओपी धनखड़ को किसानों के समर्थन पत्र सौंपे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि आंदोलन अंदेशे पर चल रहा है, जबकि कृषि कानून में किसानों की जमीन को सुरक्षित करने की बात कही गई है। धनखड़ ने सच्चाई के साथ इन तीनों कानूनों को पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। वहीं प्रदेश के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट प्रदेश के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में होगा।
मेयर और डिप्टी मेयर का निगम कमिश्नर से कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होने और अफसरशाही की शिकायत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के सुझाव लिए और अब वो इन्हें इन विषयों से संबंधित मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमने उन सभी वरिष्ठ नेताओं को यहां पर बुलाया जो पहले मेयर रह चुके हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पिछले लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून पूरी तरह से सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आगामी रणनीति के मद्देनजर किसान 6 मार्च को केएमपी बंद करने की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके मद्देनजर किसान लगातार बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए धरना स्थल पर गद्दे भी बिछाए जा रहे हैं। वहीं किसान गर्मियों के इंतजाम को लेकर पंखे, कूलर और ठंडे पानी का भी इंतजाम कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच फिलहाल बातचीत बंद है। किसानों का कहना है कि बातचीत के लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आना जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान इस बात को लेकर काफी आक्रोशित हैं कि सरकार द्वारा किसानों से बातचीत कर कोई समाधान अब तक नहीं निकाला गया। किसानों की मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे उनका धरना जारी रहेगा। वहीं गुरुवार को गोहाना से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे हैं और वो लगातार धरना जारी रखेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती उनका धरना जारी रहेगा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सर्दी का मौसम जाने के बाद जैसे जैसे गर्मी आ रही है, किसान अब गर्मियों की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं अब पंजाब से आए किसान ने सिंघू बॉर्डर पर खड़े ट्रक में ही अपना घर बना लिया। घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज की व्यवस्था ट्रक में ही की गई है। किसानों ने ट्रक से नीचे भी एक झोपड़ी बनाई है जिसमें बेड लगाकर पंखा लगा दिया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को 6 मार्च को यहां बैठे 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में अब किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से अन्नदाता की ताकत दिखाने जा रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। अब किसान इसी की तैयारियों में जुट गए हैं। बादली के नजदीकी गांव बुपनिया में 7 किसानों ने अपनी 20 एकड़ गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। किसान 3 ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंचे और गेहूं की तैयार फसल की जुताई शुरू कर दी। किसानों द्वारा गेहूं की फसल नष्ट करने की जानकारी जब ग्रामीणों और आसपास के लोगों को मिली तो वो भी खेतों की तरफ भागे। इस दौरान ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विनोद बादली भी खेतों में पहुंचे और किसानों से फसल नष्ट न करने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार किसानों ने मन बना लिया। लेकिन जब तक किसान करीब 15 एकड़ गेहूं की फसल नष्ट कर चुके थे। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर गेहूं की बिजाई की थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार गेहूं खरीद और एमएसपी को लेकर कानून नहीं बना रही है तो उन्हें गेहूं की फसल बिजाई का भी कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जेजेपी विधायकों का विरोध लगातार जारी है। गुरुवार को नरवाना में विधायक के आने की सूचना मिलने पर किसानों ने किए रास्ते पर जाम लगा दिया। कलायत नेशनल हाईवे पर गांव शिमला में सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने ब्राह्मण भाड़ा जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। कालावली के वार्ड नंबर 3 में लुटेरों ने एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले को 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महावीर प्रजापति के घर डकैती करने वाले और अंकुर प्रजापति की हत्या करने वाले हत्यारों का कोई पता नहीं लगा पाई है, जिसके चलते शहरवासियों में पुलिस के प्रति गहरा रोष पनप रहा है।
अभी तक अंकुर प्रजापति के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिन एंगल से जांच की गई है उसके अभी तक कोई परिणाम नहीं मिले हैं। इस मामले को लेकर लोगों में काफी रोष है, जिसके बाद बीते दिन शहर भर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शहर के खूवाला बाजार से कालावली पुलिस स्टेशन तक निकाला गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने 5 फरवरी तक का समय मांगा था, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 294 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि करनाल में 60 नए केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र और अंबाला में 34 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 17 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3052 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,71,659 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 149 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। करनाल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। करनाल में बीते 24 घंटे में 64 पॉजिटिव मामले सामने आए और इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या भी 295 हो गई है। करनाल के काचवा में सीनियर सेकेंडरी के 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और स्टाफ के कर्मचारी समेत टीचर्स और बाकी बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में गुरुवार को 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इसके अलावा 45 साल के अधिक आयु के व्यक्तियों जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी टीकाकरण किया गया। इधर यमुनानगर में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। बिना मास्क के निकलने वाले लोगों के चालान फिर से काटे जा रहे हैं। यमुनानगर में मास्क चालान कर रही सब इंस्पेक्टर सोनिया ने बताया कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। सिरसा पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के आह्वान पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को मास्क वितरित किए। बस स्टैंड के पास जो भी बिना मास्क के देखा गया, उस हर एक शख्स को मास्क बांटे गए। साथ ही पुलिस ने इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के सुझाव भी दिए। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन लगने से पहले कोरोना से खुद को बचाना काफी जरूरी है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर रादौर के कांग्रेसी विधायक बीएल सैनी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करें। गोहाना पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम पर चिंता जाहिर की है। जांगड़ा ने माना है कि प्रदेश में कुछ महीनों में क्राइम ग्राफ बढ़ा है। महेंद्रगढ़ में श्री बाबा गुदड़िया गौशाला में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह, बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो ही आमजन स्वस्थ होगा, ये कहना है पर्यावरण प्रेमी और हुडा सेक्टर 20 पार्ट 2 निवासी आर्यवीर दल के जिला युवा प्रधान सुरेश शेरडिया का, जिन्होंने अपने घर की छत पर ही अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की नर्सरी बना डाली। सुरेश शेरडिया ने बताया कि मुझे बचपन से ये जुनून था कि रंग बिरंगे पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा करें और खुशहाल बनाएं। उपयुक्त जगह नहीं दिखी तो घर की छत को ही नर्सरी बना दिया। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। गुहला चीका की सरकारी स्कूल के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया। सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया था। बिजली मीटर का कनेक्शन कट जाने के कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
नारनौल में चौधरी रोड पर धोलेड़ा मोड़ के पास लोगों ने जाम लगाया। पुरानी मंडी के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके की रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से धूल उड़ती रहती है। लोगों की शिकायत है कि वे लंबे समय से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे जाम नहीं खोलेंगी। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, फिर भी ना तो वेतन ही आया और ना ही सेंटर्स का किराया आ रहा है। आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के शकुंतला ने मांग पूरी नहीं होने पर धरना लगाने की धमकी दी है। नारनौल में इन दिनों काफी राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आ रहे हैं। इसी के चलते नारनौल से रेवाड़ी जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग नंबर 11 के अटेली बाईपास पर अटेली खंड के गांव खोट के पास प्रवेश और निकास की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। पलवल के नागरिक अस्पताल में अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जिले के आशा वर्करों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि अगर जल्दी सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार खुद की होगी। आशा वर्कर्स की मांग है कि उन्हें 4,000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाए और गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना की शिकार हुई आशाओं को सरकार के पैनल के अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए। कैथल के जवाहर पार्क में जिले भर से पहुंची कैथल के जवाहर पार्क में जिले भर से पहुंचे आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर नेताओं ने बताया कि 2018 में मांगों को लेकर सरकार से समझौता हुआ था, लेकिन उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आशा वर्करों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें काम करने के लिए सिम दिए गए थे, लेकिन वे सिम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से काफी आशा वर्करों का वेतन कई महीनों से उन्हें नहीं मिला है। किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। शायद इसी को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी का ध्यान रखने के आदेश दिए थे और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई थी। पलवल जिले में कुल 13 थाने हैं, जिनमें 38 सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन अब इन थानों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश पारित कर दिए हैं। साथ ही उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरों को लेकर उच्च अधिकारियों की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने लोगों से मिशन के रूप में लेकर एकजुटता से योगदान देने की अपील की है। जिले से नशे का खात्मा करने के लिए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को आगे आकर अपना योगदान देना होगा, जिससे हमारी युवा पीढ़ी नशे से बचकर अपनी ऊर्जा समाहित में लगा सके। इधर चाकल नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली कई प्रॉपर्टीज में सर्वे के दौरान खामियां पाई गईं। अब प्रॉपर्टी मालिक इन खामियों को ठीक करवाने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। किसी प्रॉपर्टी मालिक का नाम गलत है तो किसी की प्रॉपर्टी का साइज ठीक नहीं। इन खामियों को ठीक करवाने के लिए नगर पालिका की ओर से 4 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अब भी कई प्रॉपर्टी की खामियां दूर नहीं की जा सकी हैं। भिवानी बस स्टैंड पिछले काफी समय से खस्ताहाल स्थिति को झेल रहा है, जिस पर हरियाणा रोडवेज भिवानी के टीएम भरत सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भिवानी बस स्टैंड के नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की गारंटी जारी की है।
जिससे भिवानी के अंडर में आने वाले लोहारू, सिवानी, तोशाम और भवानी खेड़ा के बस स्टैंड का काम किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस राशि से बस स्टैंड की अन्य कमियों को भी दूर किया जाएगा। रेवाड़ी में बढ़ते अपराध को लेकर व्यापारी को गुस्सा दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। इसी के चलते सैनी समाज और व्यापारिक संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अंबाला की सेंट्रल जेल में रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। जेल में बंद कैदियों के आचरण में सुधार के मद्देनजर जेल प्रशासन ने जेल के अंदर इस रेडियो स्टेशन को शुरू किया, जिसका संचालन पूरी तरह से जेल में सजा काट रहे कैदी ही करेंगे। इसके लिए जेल के 6 कैदियों को ट्रेनिंग दी गई है, जो अब जेल में बने इस रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रहे हैं। जेल में खुले रेडियो स्टेशन पर न सिर्फ कानून व्यवस्था और कैदियों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चौदह फरवरी को सोनीपत के भोर में एक युवक की हत्या की गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर है कि बहलपा निवासी प्यारेलाल अपने पोते श्यामलाल के साथ खेतों की रखवाली करने का काम कर रहे थे। 14 फरवरी को रात में रखवाली करने के बाद दोनों पानी पीने के लिए चले गए, जहां 4 व्यक्ति शराब पी रहे थे। उन्होंने प्यारेलाल और श्यामलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें श्यामलाल की मौत हो गई। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए गुरुवार को बलंबा में गांव में एक पंचायत हुई। पंचायत ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू कर बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को मुक्त कराया। दोनों बच्चों को बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के मेडिकल स्टोर के अलग अलग 2 दुकानों से बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की माने तो उन्हें 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ स्थानीय पुलिस को लेकर रेस्क्यू किया गया और बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को मुक्त कराया गया। हिसार के मॉडल टाउन से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक 2 युवकों की बुरी तरह से पिटाई करते दिख रहे थे। आरोपी युवक दोनों युवकों को बेरहमी से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पीड़ित युवक नेपाल के रहने वाले हैं, जो फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं। आरोपियों ने इनसे खाने का सामान मंगाया था और जब इन दोनों युवकों ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने इनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों में से ही एक ने इस पिटाई का वीडियो भी बना लिया, जिसके सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। गोहाना में लूट के मामले दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ रहे हैं, जहां एक तरफ पिछले महीने की 26 फरवरी को एक ज्वेलर्स के यहां से करीब 20 लाख के गहनों की लूट हुई थी। वहीं वीरवार को शहर के मुगलपुरा इलाके में पड़ने वाले एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,27,000 की लूट का मामला सामने आया। बता दें कि बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। जाखल में गुरुवार को लिफ्ट देने के बहाने एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बाइक सवार आरोपी बुजुर्ग से 20,000 रुपए की राशि लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गोहाना में 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम ट्रेन नंबर 8 के पास दिया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि फायरिंग किसने की और वारदात को अंजाम किसने दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से इस मामले की खोजबीन की जा रही है। पानीपत जीटी रोड स्थित एक स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हरियाणवी गायक विकास को जान से मारने की धमकी दी। विकास वही गायक है जो हट जा दाऊ पाछे ने गाने से फेमस हुए थे। विकास ने बताया कि वे रात करीब 12:30 बजे स्टोर पर सामान लेने गया था, तभी एक शख्स उनके साथ फोटो की बात कहने लगा। उसने कहा कि छत पर उसके और भी साथी हैं जो सेल्फी लेना चाहते हैं।